हेलो बच्चों, तो जेईई मेंस 2026 सेशन 1 की मैथमेटिक्स के एनालिसिस की वीडियो है ये। तो एग्ज़ाम हो गया, आंसर की रिलीज़ हो गई, चैलेंज लाइव हो गया और जब तक ये वीडियो देख रहे होगे हो सकता है चैलेंज का ऑप्शन क्लोज हो गया होगा और शायद फाइनल आंसर की भी रिलीज़ हो गई होगी। तो वो तो एक प्रोसेस का पार्ट है ही है। ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया एक तरीके से, देखो कि प्री बोर्ड का टाइम चल रहा है। प्री बोर्ड तो खैर काफ़ी ऑलमोस्ट सारे स्कूल का खत्म हो ही जाता है, मेनली प्रैक्टिकल्स वाले का टाइम चलता रहता है, वो बोर्ड एकदम आने वाला रहता है, उसमें एक मेंस का सेशन, तो वो थोड़ा चैलेंजिंग तो होता ही होता है। लेकिन आप देखोगे कि जो पहले वाले सेशन में जो लोग अच्छा कर जाते हैं ना, उनके रैंक अच्छा करने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं। उसका रीज़न बहुत लॉजिकल है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम में बिजी होते हैं, तो वो पहले सेशन को इतनी बहुत ज़्यादा लगन से पहले सेशन की प्रिपरेशन नहीं करते हैं, और जब बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाता है तो अप्रैल वाले सेशन के लिए बहुत एक्टिव हो जाते हैं। और देखो मेंस में चीज़ें बहुत मुश्किल तो नहीं है, अगर कोई बहुत स्मार्ट बच्चा है जो बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं है लेकिन थोड़ा टाइम सिंसियरिटी से पढ़ ले तो भी अच्छा खासा कंपटीशन वो दे सकता है, राइट? ये बात तो आप मानते ही होंगे। तो अप्रैल के सेशन में वो बच्चा एक्टिव हो जाएगा। फिर 12th पास के जो बच्चे हैं उनकी तैयारी शुरू होते होते काफ़ी बच्चों का अगस्त वगैरह टच हो जाता है, क्योंकि काउंसलिंग पार्टिसिपेट करते हैं, कॉलेज मन का नहीं मिलता है, या डिसाइड करते करते करें ना रिपीट, विदड्रॉ करें मनी, ये सब करते करते अगस्त टच कर जाता है। तो सितंबर स्टार्ट से लेके जनवरी मिड तक सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल सा टास्क हो जाता है। तो उसमें एग्जाम तो वो चले ही जाते होंगे, एग्जाम में तो चले जाते होंगे, बट इतने मन से नहीं जा पाते हैं, लेकिन अप्रैल वाले सेशन बहुत अच्छा कर पाते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी कट शॉर्ट, बात ये है कि जो पहले सेशन का परसेंटाइल है वो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है। हैविंग सेड दैट, ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी सेकंड सेशन बाकी है, पहले इसकी बात कर लेते हैं हम। तो मैंने ब्रॉड टॉपिक्स में डिवाइड किया, मैंने चैप्टर वाइज नहीं किया है, मैंने ब्रॉड टॉपिक्स में रखा है। और इन ऑल चैप्टर वाइज नहीं करने का एक और रीजन भी है। चैप्टर्स में तो आप देखो कि मेंस बहुत ज़्यादा इस बात को फॉलो करता है कि हर चैप्टर के एक क्वेश्चन होना चाहिए, किसी किसी का 2 हो जाता है, बट मेंस बहुत रिजिडली इस बात को फॉलो करने की कोशिश करता है। साफ क्वेश्चन देकर आप बता सकते हो ये हर चैप्टर के एक क्वेश्चन वो रखना चाहते हैं। 25 क्वेश्चन ही है, करीब करीब उतनी चैप्टर बन जाते हैं। अगर आप कोनिक सेक्शन को 3 पार्ट में तोड़ दो, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला वगैरह ब्रेक कर दो अगर, तो करीब करीब उतनी चैप्टर्स बन जाते हैं। तो मोटा मोटा हर चैप्टर से एक एक आ ही जाता है। तो हम ब्रॉड बात कर लेते हैं, वो मुझे ख्याल से ज़्यादा मीनिंगफुल होगी। आप देख सकते हो कि अलजेब्रा में क्या क्या चैप्टर्स होते हैं? क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, परमुटेशन, बाइनोमियल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, प्रोबेबिलिटी, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये सारा अलजेब्रा का पार्ट होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री किसको? स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। वेक्टर थ्री तो खुद नाम ही है उनका। कैलकुलस कहाँ से शुरू होता है? कैलकुलस में आपका फंक्शन है, फंक्शन कई बार पीएनसी फंक्शन कई बार पीएनसी वगैरह में चला जाता है, फंक्शन उसका पार्ट कैलकुलस में भी आता है। तो मेनली कैलकुलस शुरू होता है लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी वाले चैप्टर से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कॉन्ट्रिगो में रख सकते हैं। वैसे वो थोड़ा सा डाइसी होता है, इनवर्स ट्रिगो का कुछ पार्ट कैलकुलस में रखना ही नहीं रखना। तो मेन कैलकुलस के चैप्टर से लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी वाला पार्ट, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला पार्ट, फिर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, वो कैलकुलस का पार्ट है। और फिर ट्रिग्नोमेट्री तो आप जानती हो, ट्रिगो अलग है। तो मैं अपने बच्चों से बैच में हमेशा कहता हूं कि अगर आपका कैलकुलस और कोऑर्डिनेट स्ट्रांग है ना, कैलकुलस कोऑर्डिनेट स्ट्रांग है ना, तो पिलर्स हैं। क्योंकि देखो आप किसी भी शिफ्ट में देख लो, कैलकुलस कोऑर्डिनेट अगर देखोगे 4 8 12 और हाफ हो गया, 7 4 11, ऑलमोस्ट 9 10 3 13, 8 4 12, देख रहे हो? यहाँ थोड़ा सा कम हो गया, इसमें 7 2 9 हो गया इस वाले शिफ्ट में। तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में 50% टच कर ही रहा है ना, 50% टच कर ही रहा है वो पार्ट। तो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट अगर स्ट्रांग है ना, तुम्हारा पिलर, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं। और कैलकुलस कोऑर्डिनेट अगर वीक है ना, तो मैथ्स बहुत अच्छा नहीं जा सकता। फिर क्यों मैं ये बात कहता हूँ? क्योंकि ट्रिगो का जानते हो बड़ा डाइसी नेचर होता है। अलजेब्रा बहुत ही वैरायटी वाला चैप्टर है। अलजेब्रा में कुछ चीजें मुश्किल जाती है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वगैरह मुश्किल हो जाता है। प्रोबेबिलिटी का भी भरोसा नहीं होता, पीएनसी सोच पाए ना सोच पाए, कोई केस मिस हो गया, तो अलजेब्रा पे बहुत ट्रस्ट नहीं कर सकते। बट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मेरे ख्याल से ऐसा सेक्शन है जो आप 100% टारगेट कर सकते हो, 100%। और जो सिलेबस उन्होंने छोटा किया है वो भी बड़ी मजेदार बात है। सिलेबस छोटा किया है पेपर पे, सिलेबस छोटा किया है पेपर पे, बट अब देखो, अब जो भी डिलीटेड पोर्शन है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भाई आप लोगों को, मैं तो आप लोगों को टीचर्स के नाते, बड़े भाई होने के नाते, गार्जियन होने के नाते यही सजेस्ट करूंगा कि सिलेबस तो मेंस का, अब मैथ्स में, सिर्फ मैथ्स के लिए बोल रहा हूं मैं, सिलेबस तो मेंस का मैथ्स में मत देखो, आप सिलेबस एडवांस का ही देखो। वही सिलेबस है, वो शायद भूल चुके हैं कि हमने इन चीजों को डिलीट कर दिया है। हाँ, एक बात है कि उन्होंने प्लेन अभी तक छेड़ना शुरू नहीं किया, 3D से प्लेन हटाया, प्लेन को नहीं छेड़ा, बट सीक्वेंस सीरीज में, इसमें जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो भूल ही गए कि हमने सिलेबस को डिलीट भी किया है। जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है।
तो सिलेबस और एडवांस के देखो भाई, सेफ साइड पे रहने के लिए। क्या होता है ना, क्या बोलोगे ठीक है सारे क्वेश्चन नहीं करने, 2-3 क्वेश्चन तो छोड़नी है, मैं छोड़ देंगे सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चन, लेकिन वो जो छोड़ने से मोमेंटम टूटेगा ना आपका, वो बाकी और क्वेश्चन भी खराब करेगा। तो बेटर है कि पूरा पढ़ें। हम अगर छोड़ना भी तो हम ये बोल के छोड़ें कि भाई हम कर सकते हैं इसको, लेकिन कर नहीं रहे हैं क्योंकि थोड़ा टाइम लग जाएगा, दूसरा पहले कर लेते हैं। तो ब्रॉड बात कर ले इसकी। अलजेब्रा करीब करीब 40% है, कैलकुलस 30% है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लोज टू 15% है, वेक्टर थ्री बहुत क्लोज तक कर दे रहा है 12%। वेक्टर थ्री तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और ट्रिग्नोमेट्री एक छोटा चैप्टर है तो छोटा ही कंट्रीब्यूशन रहेगा इसका। तो ऑल इन ऑल पेपर सारे बैलेंस्ड ही हैं, आप देख सकते हो। तो अब इससे रास्ता क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 100% टारगेट करो ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 100% टारगेट करो। कैलकुलस में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कुछ चीजें आसान होती है, कुछ चीजें मुश्किल होती है, जैसे एरिया वाला पार्ट थोड़ा इजी होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा इजी होता है, ठीक है। एओडी भी ठीक ही होता है, लेकिन कुछ कुछ पार्ट एओडी का थोड़ा फंस सकता है। तो ऐसे जो आसान चीजें हैं कैलकुलस की, उनको पकड़ लीजिए। वेक्टर थ्री तो कर ही लीजिए आप। तो ये सब करके ना, और अलजेब्रा अब आपका बोनस हो गया। ऐसा तो नहीं कि अलजेब्रा में कुछ नहीं कर पाएंगे, तो अलजेब्रा में भी हम काफी अच्छे खासे क्वेश्चंस कर देंगे। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग हो जाए, वेक्टर थ्री स्ट्रांग हो जाए, कैलकुलस के जो इजी पोर्शंस हैं, कौन से इजी पोर्शंस हैं, एरिया अंडर कर्व वाले, डिफरेंशियल इक्वेशन वाले, लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी वाले, वो पोर्शन स्ट्रांग हो जाए, तो बहुत अच्छा खासा हाफ वे तो हम ऐसे ही क्रॉस हो गए। उसके ऊपर तो अलजेब्रा से भी हम कर ही लेंगे, ट्रिगो भी हम ऐसे तो नहीं होगा, ट्रिगो का भी क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे, राइट। तो यही बातें आपको फॉलो करनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मेन बात ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, वेक्टर डी का क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए, और बाकी में चीजें मैक्सिमाइज करने की हमें कोशिश करनी चाहिए। 11th 12th ये बड़ा मेन क्वेश्चन होता है। जैसे मैंने बोला था कि मेंस बहुत बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है, तो देखो क्लोज टू ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आधा नहीं है, बट ये भी है ना कि जो 60% 12th का आपको दिख रहा है, उसमें सीक्वेंस सीरीज में कोई सीक्वेंस सीरीज की कोई सीरीज इस्तेमाल हुई होगी, कोई बाइनोमियल की कोई एक्सपेंशन इस्तेमाल हुई होगी, राइट। फंक्शंस में कोई सेट्स का कॉन्सेप्ट यूज हो गया होगा। तो 12th में जो 60% दिख रहा है आपको, उसमें भी 11th का थोड़ा पोर्शन है, तो आप मोटा मोटा मान सकते हो आधा आधा ही है। तो सारा इंपॉर्टेंट है, सारा ये ध्यान रखना, सारा इंपॉर्टेंट है। अगर मेंस में आपको बहुत अच्छा करना है, जो करना ही चाहिए आपको, तो आपको सारा करना पड़ेगा, फिल्टरिंग नहीं कर सकते आप 11th और 12th में। हाँ, आपके कुछ कॉमन बच्चों का क्वेश्चन होता है, ये जनरली आपके छोटे भाई बहनों के लिए है कि 11th में थोड़ी सिंसिटिविटी कम रहती है, क्योंकि अवेयरनेस इतनी होती नहीं है, 10th से आए होते हैं, लगता है लाइफ ऐसी मजे में चल रही है। 12th में जब आते हैं रियलिटी डाउन करती है कि यार नंबर ही नहीं आ रहे, नंबर ही नहीं आ रहे, तब पढ़ना शुरू करते हैं, तो 12th अच्छी हो जाती है, लेकिन 11th थोड़ी सी वीक रह जाती है। तो उनको आप एडवाइस, उनके लिए एडवाइस है, अगर वो लोग वीडियो देख रहे हैं तो, या आप अपने छोटे भाई बहनों को एडवाइस देना चाहो कि 12th जो साथ में चलता रहे, 12th को तो पहले सुपर सॉलिड कर ही लो, और बीच बीच में 11th अच्छा करने की कोशिश करो। लेकिन 12th बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 12th के जो पोर्शंस है ना, उसमें अच्छा खासा स्कोर आ जाता है, और 12th से तो कुछ भी छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में भी वो आता है। तो अगर 11th थोड़ा सा मिस हो रहा है किसी का, तो 12th को तो किसी हालत में बैकलॉग में नहीं जाने देना है। उसके साथ साथ 11th को ग्रेडेशन मैनेज करनी है। आप ये मत सोचो कि 4 महीने में पूरा 11th ही हम पूरा कर लेंगे, अगर हमने पहले ढंग से नहीं किया था, वो थोड़ा 7-8 महीने में ही एक्सपैंड करके होगा। खैर, वो हमारा कंसर्न का इतना अभी हमारी कंसर्न नहीं है। हाँ, इसमें अभी कुछ इम्बैलेंस है किसी किसी में, जैसे देखो इसमें 22 की इवनिंग शिफ्ट में जबरदस्त इम्बैलेंस है, बट ऑलमोस्ट सब में ये पैटर्न मेंटेन किया ही हुआ है। मतलब इसमें सॉरी नॉट इवनिंग, मॉर्निंग वाले में थोड़ा ज़्यादा इम्बैलेंस है, बट ऑलमोस्ट सब में ये पैटर्न उन्होंने फॉलो किया ही हुआ है। अब अगेन डिफिकल्टी, अब डिफिकल्ट किसको बोलते हैं? डिफिकल्ट मेंस लेवल से डिफिकल्ट जनरली हम अगर एडवांस के लैंग्वेज में बात करें तो हम डिफिकल्ट वो क्वेश्चन बोलते हैं जो देखकर आइडिया ही नहीं आता, काफी देर तक सोचना पड़ता है उसको, तब आइडिया स्ट्राइक करता है कि करे क्या इस क्वेश्चन में। इजी हम उसको बोलते हैं जो देखते ही स्टार्ट कर सकते हैं, एडवांस की लैंग्वेज में बात करो पे। मॉडरेट उसको बोलते हैं कि देखा फील हो गया कि ऐसा कुछ तो किया, लेकिन एकदम से क्लैरिटी नहीं है, वो कर करके क्लैरिटी आती है। ये एडवांस के लैंग्वेज में हो गया। मेंस के लैंग्वेज में इजी क्या होता है? मेंस के लैंग्वेज में इजी हो गया जैसे किसी आपको एक 7 की पावर एक फॉर्मूला पूछा, वो फॉर्मूला आता है पीएनसी का, जो फॉर्मूला होता है कि n फैक्टोरियल में p प्राइम नंबर का एक्सपोनेंट बताओ, n बाई पी GIF प्लस n बाई पी स्क्वायर। फिर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन देखा मैंने एक शिफ्ट में। तो अब इस टाइप की जो चीजें हैं, राइट, इस टाइप की जो चीजें हैं एकदम डायरेक्ट चीजें, इसको मेंस में इजी बोलना, एकदम तुरंत हो जाएगा, मतलब मे बी 1 मिनट या जस्ट ओवर 1 मिनट में ही हो जाएगा। मॉडरेट किसको बोलते हैं? मॉडरेट किसको बोलते हैं कि आपने पढ़ा, हल्का सा सोचना पड़ा, कुछ सेकंड सोचना पड़ा आइडिया करने के लिए, और भी दिख गया कि कैलकुलेशन तो इसमें चली जाएगी। और टफ इसमें है कि आइडिया तो स्ट्राइक कर ही आता है। कोई भी सेंसर बच्चा हो, मेंस का एक क्वेश्चन देखिएगा तो बहुत रेयरली ही क्वेश्चन होगा कि आइडिया स्ट्राइक नहीं करे, और देखो फिर हमने नंबर भी कम ही कम रखा है इधर, तो जनरली हो सकता है कि इनमें भी आपको आइडिया स्ट्राइक कर ही जाए, सिर्फ इसमें 4 रखा है
तो भाई 4 क्वेश्चन का आइडिया नहीं होगा कि मेंस में हालत ही खराब हो जाएगी, नहीं 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 ऐसा नहीं है, आइडिया आ जाएगा देख के आपको। अगर आपने ढंग से एडवांस की लेवल की तैयारी की है तो मेंस पेपर में आपको आइडिया आ जाएगा कि इन चारों क्वेश्चन को कैसे करना है, लेकिन आपको फील हो जाएगा बहुत लंबा जाने वाला है, बहुत सारी चीजें कंबाइन कर रखी, उनको हमने टफ में रखा है, राइट। तो देखो टफ कम ही है, तो ये जो इजी वाला पोर्शन है ना, ये गेम चेंजर पोर्शन होता है। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, इनफैक्ट हम वीएमसी में हमेशा अपने बच्चों को बोलते हैं कि मैथ्स में बाकी लोगों में, बाकी के लिए नहीं है एप्लीकेबल, या हो सकता है मेरे, हम नहीं कह सकते ये बात, लेकिन मैथ्स के लिए पेपर शुरू करने से पहले 5-7 मिनट ब्राउज करके जरूर 15 के आसपास क्वेश्चंस ईयर मार्क कर लो कि ये मैं कर दूंगा। क्योंकि क्या होगा ना, अगर आप सीरियल ऑर्डर में जाओगे, किसी क्वेश्चन में अटक गया ना, ये क्वेश्चन अगर पहले ही टकरा गया, आपके मोमेंटम टूट जाएगा आपका। ये जो आसान क्वेश्चन भी उस समय आपको आसान नहीं लगेंगे, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, एग्जाम टेम्परामेंट में आप खुद फील कर चुके होंगे कि जब आप क्वेश्चंस करते हो और नहीं होते हैं तो अगला क्वेश्चन समझ ही नहीं आता मुश्किल है कि आसान है, वो नेगेटिव सेंटीमेंट वो स्पिल ओवर हो ही जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। बट हम रोबोट नहीं है ना, ह्यूमन बींग्स हैं, इमोशंस हमेशा हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है, रहनी चाहिए लेकिन रहती नहीं है। इसीलिए मैथ्स में अब जो हुआ सो हुआ, अब आगे ध्यान रखना जो सेशन 2, अब आगे की बात करते हैं ना, ये तो हो गई बात, अब क्या करें। तो बोर्ड एग्जाम तो है आपका, उसमें तो आप अच्छा कर ही लोगे, 100 मारना, 1-2 नंबर कट भी जाए तो ज्यादा शौक मत बनाना, बहुत मजे में एग्जाम देना। मतलब बोर्ड एग्जाम तो ऐसा एग्जाम है ना, पब्लिक एग्जाम जो आप बिना टेंशन के दे, लाइफ में ऐसा कोई एग्जाम आज तक नहीं है। और 10th बोर्ड में लोगों ने एकदम परेशान कर दिया हुआ, ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम है। 12th बोर्ड में आपको पता है कि यार बोर्ड कर ही लेंगे, और 1-2-4 नंबर ऊपर नीचे फर्क नहीं पड़ता। तो सही बोल रहा हूँ, एकदम मस्ती में जाना एग्जाम में और बहुत केयरफुली होके देना। चलो अब काम की बात पर आते हैं कि सेशन 2 में, अगले सेशन 2 के लिए क्या कर सकते हैं। सेशन 2 के लिए जो मेरी एडवाइस है वो ये है आपको कि जो पीवाई, जो इसके पेपर्स आए हैं, सेशन 1 के जो पेपर्स आ गए हैं, उनको आप एक बार जरूर टेस्ट फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर लो, सारे इंक्लूडिंग योर शिफ्ट ऑल्सो, ठीक है। जो पुराने मैथ्स के लिए बात करो, मैं 24-25 के पीवाईक्यूज ज्यादा रेलिवेंट है, 24-25 के पीवाईक्यूज ज्यादा रेलिवेंट है। आप डिफिकल्टी लेवल देखो कि इसमें डिफिकल्ट लेवल 10% से भी कम है, 40% के आसपास मॉडरेट है और बाकी 50% इजी पेपर है। तो 2024 में उन्होंने पेपर आसान करना वापस से शुरू कर दिया, वैसा वाला आसान नहीं जो 2016-17 में होता था, वैसा आसान नहीं किया। 2019-2020 से मुश्किल करना शुरू किया, 21-22 में पीक पे पहुंचा दिया, 23 से हल्का करना शुरू किया और 24 में काफी ठीक कर दिया पेपर। 24 ठीक किया, 25 मेंटेन किया, 26 मेंटेन किया। तो अब हम ये सेफली मान सकते हैं कि यही न्यू नॉर्मल है मैथ्स का, जो इतना इजी नहीं है 2016-2017 जैसा, बट 21-22 जैसा भी मुश्किल नहीं है, राइट। तो 24-20 क्या क्या इंपॉर्टेंट बात है आगे जाने के लिए। पहली बात कि 24, 25 और 26 के सेशन 1 की पीवाईक्यूज पे कमांड कर लो, प्रेफरेबली टेस्ट फॉर्मेट में ही दो, अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो, कर चुके हो तो उसका एनालाइज कर लो और उनसे चीजों को सीख लो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जब एग्जाम में आप जाएंगे तो इजी को जरूर मार्क कर लो, 15 के आसपास क्वेश्चन पहले लिस्ट में जरूर बना लो, वो करने के बाद ही आप बाकी पे आओ, ठीक है। अब एक आखिरी बात करते हैं कि जो पेपर होता है वो आइसोलेटेड तो होता नहीं है, सिर्फ मैथ्स का पेपर तो आपको देना नहीं है, मैथ्स के पेपर तो अपेयर होना नहीं है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों रहता है। तो अब अगेन ये एनालिसिस मैं तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो टीचर्स हैं उनसे ही पूछकर मैं ये बता रहा हूँ आपको कि केमिस्ट्री और फिजिक्स में बच्चे ऐसा नहीं है कि वो 30-35 मिनट से पेपर कर पाए थे, इस बार उनको टाइम लग रहा था। तो उस पेपर में भी उनको करीब 1 घंटा टच हो ही गया केमिस्ट्री फिजिक्स में, तो मैथ्स के लिए ऑलमोस्ट 1 घंटा ही रह गया। इसीलिए मैथ्स इतना मुश्किल नहीं होने के बावजूद भी काफी लोग इसमें अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। तो ये ध्यान रखना, एक चीज ये सोच लेना कि ऐसा सेशन 2 में अगर आपको ऐसा फील हो रहा हो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स, ऑल्दो तो हम देखो जनरल एडवाइस ये है, गलत डू नॉट गेट मी रॉन्ग, जनरल एडवाइस ये है कि आप पहले मैथ्स को तो आखिरी में ही करना, केमिस्ट्री फिजिक्स में देखना कौन सा बेटर है वो आपको पहले कर लेना, मैथ्स को तो लास्ट में करना, जनरल एडवाइस ये है। बट अगर आपको फील हो रहा हो एग्जाम में जाकर कि थोड़ा सा फिजिक्स मुश्किल हो रही है करने में, आसान, एक बार मैथ को पलट के देख लेना, क्या मतलब मैथ्स आसान आई हो और वो आप कर दो 55 मिनट्स में या 65 मिनट्स में कर दो, तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा आपका। ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूर रखना आप, ये वाली फ्लेक्सिबिलिटी बहुत एक्सट्रीमली जनरल तो ही रहेगा कि हम ऐसा ही करेंगे, लेकिन हल्का फ्लेक्सिबिलिटी माइंड में रखना। और उसको टेस्ट करने के लिए कैसे करोगे, जो वीएमसी के सीबीटीज है ना, ज्वाइन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप लोग, वीएमसी के सीबीटीज को ज्वाइन करिए और सीबीटीज में 1-2 सीबीटीज में ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए कि इसका क्या रिजल्ट आपको मिलता है, ठीक है। तो बातों को समराइज कर रहा हूं मैं, जो वे अहेड है उसमें क्या है। पहली बात यह है कि 24, 25, 26 सेशन 1 के पीवाईक्यूज आपको मास्टर कर लेने हैं। दूसरी बात कि एग्जाम के दौरान मैथ्स को करते समय शॉर्ट लिस्टिंग करनी है इजी क्वेश्चंस की। तीसरी बात कि हल्की फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है कि मैथ्स भी पहले किया जा सकता है। चलो, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट सेशन 2 के लिए और फिर फर्दर उसके आगे एडवांस के लिए ऑफ कोर्स।